हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं आपकी अपनी अलका सेन यूट्यूब पर एक साइंस की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज का हमारा पहला टॉपिक है मैटर। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से छोटे टॉपिक से स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैटर यानी कि पदार्थ। व्हाट इज़ मैटर? पदार्थ होते क्या हैं? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो टेबल हो, फैन हो, मार्कर हो, चौक हो, वो सभी की सभी क्या है? मैटर है। एवरीथिंग इज मैटर। एवरीथिंग इज मैटर। हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी की सभी क्या है? पदार्थ है। अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनती है पदार्थ की कि मैटर होता क्या है? ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस से मतलब है वो सारी की सारी चीज़ें जो स्थान घेरे। क्या करे? स्थान को घेरे। जैसे टेबल है, उसने हमारे घर में रखी, उसने स्थान घेर रखा है। सम मास। मास से यहाँ मतलब है द्रव्यमान, कि जो वस्तु है उसका भार क्या है, उसका द्रव्यमान कितना है। द्रव्यमान कितना है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हमारे पास है वो मैटर है। ऑक्यूपाई स्पेस करती है, उनके अंदर कुछ ना कुछ मास होता है, द्रव्यमान यानी कि भार होता है। जैसे मार्कर है, टेबल है, हमारे घर में टेबल रखी है, वो क्या है? कुछ ना कुछ उसका मास है। सम ऑक्यूपाई स्पेस, उसने स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रखा है। तो एवरीथिंग इज मैटर। तो मैटर को किसने बताया था? एंटोनी लेवोजियर। हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं। अब इसका मेटल का एग्जांपल है टेबल, चेयर, मार्कर, पेन, एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जॉन डॉल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे। 1808। सन याद रखने की वैसे कोई नीड भी नहीं है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी? एटम की। किसकी डिस्कवरी की थी? एटम की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम में आए कि एटम की डिस्कवरी किसने की थी, तो हम बोलेंगे जॉन डॉल्टन ने। उसके बाद है जे थॉमसन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला, जॉन डॉल्टन ने बोला कि जो एटम है वो किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से। छोटे छोटे पार्टिकल से। एटम इज मेड अप स्मॉल यूनिट। एटम इज मेड अप स्मॉल यूनिट। एटम है जो वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है। जैसे हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है। उसके बाद है जे थॉमसन। बट इनकी एक लिमिटेशन थी, ये हमें ज़रूर याद रखनी है। इनकी एक क्या थी? लिमिटेशन थी। इनकी लिमिटेशन यानी कि कमी क्या थी? इन्होंने कहा कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम है जो वो कांट बी डिवाइडेड, यानी कि अविभाज्य है, डिवाइड नहीं कर सकते। इनकी कमी को उभारा किन्होंने? जे थॉमसन ने। इन्होंने बोला कि परमाणु को डिवाइड किया जा सकता है, एटम को डिवाइड किया जा सकता है। उसके बाद है जो रदरफोर्ड, जो जेम्स चैडविक हैं, इन्होंने किसकी खोज की? डिस्कवरी की? न्यूट्रॉन की। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जेम्स चैडविक ने किसकी डिस्कवरी की? न्यूट्रॉन की। या न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जेम्स चैडविक ने। उसके बाद है रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक आते हैं। इन्होंने डिस्कवरी की जो एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। इन्होंने किसके की? एटम की। ये एटम है, एटम के अंदर क्या होता है? ये एटम है पूरा, ठीक है। इसके अंदर है न्यूक्लियस, जो ये पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। अब पूछे परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? एटम के न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड ने। जो
नाभिक है इसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ये होता है न्यूट्रल। अब जो इलेक्ट्रॉन है, जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की? इलेक्ट्रॉन की। अब एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो हम बोलेंगे जेम्स चैडविक या जे थॉमसन, या फिर ऐसे बोलेंगे जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की? इलेक्ट्रॉन की। जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के चारों तरफ चक्कर काटता है। जो ये पूरा एटम है, ये जो इसके अंदर नाभिक है, ये पूरे एटम से 1,00,000 गुना छोटा है, 1,00,000 गुना छोटा है। और जो नाभिक के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से भी 1,00,000 गुना छोटे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम का पार्ट बनता है ये वाला। एटम की डिस्कवरी किसने की? जॉन डाल्टन ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जेम्स चैडविक। इसको हम देखो ट्रिक है इसकी, एन से न्यूट्रॉन और सी से चैडविक, फोर्ड क्या होता है? पॉजिटिव। फोर्ड से याद रखेंगे, जैसे हमारे पास फोर्ड है, फोर्ड ट्रैक्टर, वो क्या होता है? प्लस का काम करता है, तो ये क्या करेंगे हम? रदरफोर्ड। जॉन डाल्टन टन एटम, थॉमसन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद है क्या जो हमारे पास एयर है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एयर मैटर है? यस, तो हम क्या लिखेंगे? यस। क्यों? क्योंकि एयर है वो ऑक्यूपाई स्पेस करता है, हमारे वायुमंडल में पाई जाती है एयर, ऑक्यूपाई स्पेस। कुछ ना कुछ इस एयर का क्या है? मास भी है। तो एयर क्या है? एक मैटर है। अगर सेकंड क्वेश्चन आ जाए क्या लाइट और साउंड मैटर है? नहीं, ये मैटर नहीं है, क्योंकि जो साउंड है, ध्वनि है जो हमें सुनाई देती है, लाइट है जिसे हम देखते हैं, प्रकाश है, ये हमारी एनर्जी की फॉर्म में पाई जाती है, एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि ऊर्जा का रूप है। ये किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। उसके बाद आता है स्टेट ऑफ मैटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की अवस्थाएं। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। अगर हमसे पूछे जाए कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है, स्टेट ऑफ मैटर कितनी है, तो हमारे पास कितनी है? 5। कितनी है? 5। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड यानी कि द्रव, इसको हम बोलेंगे ठोस, नंबर 3 गैस, नंबर 4 प्लाज्मा और नंबर 5 बोस-आइंस्टीन। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है सॉलिड स्टेट, कि जो सॉलिड स्टेट है वो क्या होती है। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल, सबसे पहले तो सॉलिड का एग्जांपल है, जैसे कि ये मार्कर, टेबल, सॉलिड ही है ये, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, इजीली ब्रेक नहीं होती। जो इसके पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल पास पास में बंधे होते हैं। पार्टिकल आर वेरी क्लोजली टू ईच अदर, पार्टिकल आर वेरी क्लोजली टू ईच अदर,
जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से पास पास में बंधे होते हैं, जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल। अगर पूछा जाए कि किसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल ज़्यादा होता है, सॉलिड के अंदर। पार्टिकल क्या होता है, एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे के पास में बंधे होते हैं। क्या इनका डेफिनेट शेप होता है? यस, डेफिनेट शेप, निश्चित आकार होता है। जैसे ये मार्कर है, इसका एक निश्चित आकार है, टेबल है उसका निश्चित आकार है, चौक है उसका निश्चित आकार है। आकार क्या होता है? निश्चित। आयतन, आयतन भी निश्चित होता है, जितनी जगह उसने घेरी है। डेफिनेट वॉल्यूम, आयतन भी क्या है? निश्चित है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लिक्विड की, जो लिक्विड के पार्टिकल हैं यानी कि द्रव, इसके जो पार्टिकल हैं, फॉर एग्जांपल पानी, कोल्ड ड्रिंक, इसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं। तो पार्टिकल आर लूजली पैक्ड टू ईच अदर, टू ईच अदर। जो इसके पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होते हैं, लाइक वाटर। ठीक है, क्या इसकी डेफिनेट शेप होती है? जैसे हमने वाटर को एक बोतल के अंदर डाला तो उसने बोतल की शेप ले ली, फिर उसी वाटर को हमने जग में डाला तो उसने जग की शेप ले ली, तो उसकी क्या होगी? शेप भी चेंज होगी। नो डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई निश्चित आयतन नहीं होता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन उसके अंदर हाई होती है, इसके अंदर क्या होती है? कम होती है, लो। ठीक है, देखो पार्टिकल के बीच में क्या है? गैप है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी? कम होगी। सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होंगे, लिक्विड के दूर दूर होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, इजिली ब्रेक। डेफिनेट शेप होगी, नो डेफिनेट शेप। डेफिनेट वॉल्यूम होगा, नो डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम और नो डेफिनेट वॉल्यूम। थर्ड है हमारे पास गैस। थर्ड क्या है? गैस। गैस के अंदर क्या है? जो पार्टिकल हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे। पार्टिकल आर वेरी, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर। पार्टिकल आर वेरी लूजली, वेरी वेरी लूजली। पार्टिकल आर वेरी वेरी लूजली पैक्ड टू ईच अदर। जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर होंगे। जैसे हमारे घर में एलपीजी गैस होती है, सीएनजी, तो उसके पार्टिकल क्या है? बहुत दूर दूर है। जब हम उसको सिलेंडर में रखते हैं तो उसके पार्टिकल पास पास आ जाते हैं। ठीक है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम। नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप, नो एंड वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लो, जो आकर्षण बल है वो भी क्या है? कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लो, यानी कि बहुत, वेरी लो भी लिख सकते हैं, वेरी लो। लिक्विड के अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, गैस के अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। हमारे पेपर का जो पार्ट बनता है वो पूछा जाता है कि किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और किसमें कम है। पूछा जाएगा मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताए।
तीन ऑप्शन होंगे। नंबर ए सॉलिड, लिक्विड, गैस। बी गैस, लिक्विड, सॉलिड, या फिर सॉलिड, गैस, लिक्विड। ये पार्ट बनता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स घनत्व, यानी कि वस्तु का भार, वो वस्तु कितनी भारी है। डेंसिटी घनत्व, वो वस्तु भारी कितनी है, और उस सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किसमें ज़्यादा है। आकर्षण बल का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि किसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा ताकत लगती है। डी ऑप्शन आ सकता है गैस, लिक्विड, गैस, सॉलिड। तो डेंसिटी और सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो नंबर ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, फिर बात करते हैं हम फोर्थ स्टेट की, प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट क्या है? प्लाज्मा। देखो, जब सॉलिड आई तो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, और गैस के अंदर उससे भी कम। तो प्लाज्मा ही, पहले हमने क्या लिया? सॉलिड स्टेट ली। सॉलिड को जैसे ही हीट किया वो बन गई लिक्विड। ठीक है, फिर फर्दर लिक्विड को जैसे ही हमने हाई टेम्परेचर पर गर्म किया तो वो बन गई गैस। ये तीन स्टेट हमारे पास आ गई। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि ये तो थोड़े थोड़े टेम्परेचर बाद इंक्रीज हो रही है, उसने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, वो भी 2000 डिग्री सेल्सियस, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। तो एक प्लाज्मा स्टेट हमारे सामने निकल कर आई है। तो ये भी लिक्विड की फॉर्म में है। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। इतने सारे हाई टेम्परेचर रखने के बाद ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ गए। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ गए। इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट। क्या समझे हम यहाँ से? ये हमारी फोर्थ स्टेट। सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसका मतलब है इंक्रीज, सैम्बल का मतलब बढ़ाना। पहले इसको इंक्रीज किया, लिक्विड में आ गया, द्रव्यावस्था में आ गया। लिक्विड को जैसे ही फर्दर हमने क्या किया? इंक्रीज किया टेम्परेचर, तो गैसीय स्टेट में आ गया। गैस को हमने फर्दर वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पर जैसे ही हीट किया तो मेरी प्लाज्मा स्टेट बन के आ गई। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट रहा है, इतनी हाई एनर्जी देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। इसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट। उसके बाद फिफ्थ स्टेट आती है बोस आइंस्टीन। अगर पूछे इसकी खोज किसने करी? एक सत्येंद्र बोस थे, सत्येंद्र बोस, और एक आइंस्टीन साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने बोला कि सबने क्या किया? सॉलिड से लिक्विड पर जाने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज किया, फिर लिक्विड से गैस पर जाने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज किया, फिर इस पर इससे जाने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज किया। मैं अब की बार टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करूँगा, मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूँगा। डिक्रीज मतलब घटा कर देखूँगा। ठीक है, ये सिंबल है घटाने का। इसने टेम्परेचर को जैसे ही डिक्रीज किया, यहाँ से वेरी वेरी लो टेम्परेचर, 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर लिया इसने, -273 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास एक स्टेट बनकर आई जिसको हम इमेजनरी स्टेट बोलते हैं। वैसे ये पेपर में पूछा नहीं जाता, कई बार चलो पूछ लिया जाए तो इमेजनरी स्टेट बोलते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन सी ऐसी स्टेट है, कौन सी ऐसी मैटर की स्टेट है,
जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमारा आंसर क्या होगा? मैटर की ऐसी कौन सी स्टेट है जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि जो स्टेट इमेजनर है, ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल स्टेट नहीं है, ये एक इमेजनरी स्टेट है, नेचुरल नहीं है, इमेजनरी स्टेट है, काल्पनिक स्टेट है, कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। स्टेट ऑफ मैटर 5 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। बोस-आइंस्टीन है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, एक इमेजनरी स्टेट है। उसके बाद है कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स बदलना। सॉलिड को लिक्विड में कैसे बदले, गैस में कैसे बदलता है, हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट करके चलेंगे। सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव, और ये हमारे पास होगी गैस। ठीक है, सबसे पहले जो ठोस अवस्था है ये द्रव है और ये क्या है, गैस है। मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास है बर्फ़, मैंने फ्रिज में क्या रखा, बर्फ़ रखा, आइस क्यूब रखा, मुझे इसका पानी बनाना है, एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने इसका क्या लेना है, इसका पानी बनाना है। तो हम इसको फ्रिज में से क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, थोड़ी देर बाद इसका क्या बनेगा, पानी बन जाएगा, मेल्ट हो जाएगा ना, इसको क्या बोलते हैं, पिघलना, हिंदी में बोलेंगे पिघल गया बर्फ़, पिघलना। यानी कि सॉलिड से जब हम लिक्विड में जाएंगे तो मेल्ट होगा, मेल्टिंग, पिघलना। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, पानी को दोबारा बर्फ़ बनाना है, तो मैं दोबारा पानी का बाउल लूँगी, फ्रिज में रखूँगी, तो इसका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ठोसीकरण। पहले आइस लिया, उसको मेल्ट किया, वाटर बन गया, उसको बोलेंगे मेल्टिंग, पिघलना। फिर वाटर से सीधा आइस में गए, उसको बोलेंगे फ्रीजिंग, ठोसीकरण। फिर आता है लिक्विड। जैसे मैंने क्या किया, इधर एक बाउल लिया, इसको मैंने कुछ टेम्परेचर पर हीट किया, तो जो ये वाटर है ये इवेपोरेट होकर जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इवेपोरेट होगा और बादल बनाएगा। तो क्या करेंगे, लिक्विड से जब हम गैस में जाएंगे तो पानी क्या हुआ है, जब पानी गैस की फॉर्म में आया है तो वो क्या हुआ है, इवेपोरेट, भाप बनकर उड़ गया, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कहो, वेपोराइजेशन कहो, या फिर आप कह सकते हो वाष्पीकरण, वाष्प बनकर उड़ गया, वाष्पीकरण। लिक्विड से गैस में चेंज होना, इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। फिर हमें गैस से, अब मैंने यहाँ पर मान लो पानी को उबालना रखा है, मैंने इसके ऊपर क्या रख दिया, प्लेट रख दिया। डेली लाइफ में जैसे तो पानी की कुछ कुछ बूंदें इस प्लेट पर जमा हो जाती है ना, तो वो बूंदें जमा हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अब गैस से पानी में जाना, क्योंकि ये क्या है, गैसियस पार्टिकल है। कौन से पार्टिकल है, गैसियस पार्टिकल है, इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, यानी कि संघनन, संघनन। ठीक है, अब मुझे सॉलिड से गैस में जाना है। कपूर देखा है, कैंपर, CAMPHOR, कैंपर, कपूर। जब हम इसको कुछ टेम्परेचर पर हीट करते हैं, ये सीधा किस में चला जाता है, गैस में। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। कोई भी ठोस चीज है, सॉलिड चीज है, सीधा गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन कहलाता है। अब मेरा पहले सॉलिड से गैस में हुई थी, अब गैस से सॉलिड में चेंज होना, उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन, डिपोजिशन, डिपोजिशन यानी निक्षेपण। इसका एग्जाम्पल है पाला पड़ना यानी कि फॉरेस्ट। पाला पड़ना, जब पाला पड़ता है तो वो सीधा गैस से, जैसे लाइक बर्फ होती है ना, वैसा वैसा जम जाता है। फॉरेस्ट जंगलों में देखा है ना, फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट यानी कि पाला पड़ना, वो वाइट वाइट सा हो जाता है। देखो सबसे पहले हमने लिया सॉलिड, ठोस। जब हम बर्फ़ को, आइस को बाहर निकाल लेंगे फ्रिज से, वो पिघल जाएगा, उसको बोलेंगे मेल्टिंग, सीधा लिक्विड में, वाटर में चेंज। अब लिक्विड को दोबारा हमने फ्रिज में रखा, बर्फ़ जम गया, तो इसको बोलेंगे सॉलिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है क्वेश्चन, ठीक है। लिक्विड से गैस में गए, लिक्विड से गैस में गए, हमने कुछ हीट पे पानी को, कुछ टेम्परेचर पर पानी को हीट किया, तो पानी क्या हो गया, वेपोराइजेशन हो गया पानी का, तो इसको बोलेंगे इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन या फिर वाष्पीकरण। पानी वाष्प बनकर उड़ गया। फिर जब मुझे गैस से लिक्विड में जाना है, मैंने क्या किया, एक प्लेट को रख दिया, प्लेट पे कुछ पानी की बूंदें, जो गैस है, गैसियस पार्टिकल है, वो प्लेट पर इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, लिक्विड की फॉर्म ले ली, लिक्विड बन के वो नीचे नीचे ऐसे ऐसे टपकने लगे, तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन यानी कि संघनन। फिर सॉलिड से जब मैं जाऊंगी गैस के अंदर, ऊर्ध्वपातन यानी कि कपूर को जलाएंगे, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, सीधा गैस फॉर्म में आ जाता, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। फिर मैं गैस से सॉलिड के अंदर जाऊंगी, इसको बोलेंगे डिपोजिशन, पाला पड़ना, ठीक है। अगर हमसे पूछे साइज ऑफ न्यूक्लियस, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस है 10⁻⁻10 मीटर यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी यूनिट है, एंगस्ट्रॉम। साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का साइज कितना है, 10⁻⁻10 मीटर यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम। साइज ऑफ एटम, ये भी इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम 10⁻⁻15 मीटर, 1 फर्मी या फिर 1 फेम्टो, FEMTO, फेम्टो। साइज ऑफ न्यूक्लियस पूछे, नाभिक का आकार पूछे 10⁻⁻10 मीटर यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम। साइज ऑफ एटम पूछे 10⁻⁻15 मीटर यानी कि 1 फर्मी या फिर 1 फेम्टो। अगर क्वेश्चन आए सॉलिड से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सॉलिड से सॉलिड टू गैस, तो हम क्या लिखेंगे, सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन, ठीक है। सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन। गैस टू सॉलिड, डिपोजिशन, जिसका एग्जाम्पल है पाला पड़ना, निक्षेपण। अगर पूछे कि पाला पड़ना किसका एग्जाम्पल है, तो हम बोलेंगे डिपोजिशन का। पाला पड़ना किसका एग्जाम्पल है, फॉरेस्ट। सर्दियों में देखा ना जंगल में थोड़ी थोड़ी सी वो वाइट वाइट सा हो जाता है, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट या पाला पड़ना। अब पूछें कि जब हम पानी को उबालते हैं
और उसके ऊपर मान लो हमने कोई बर्तन रख दिया तो गैसेस पार्टिकल उस बर्तन पर चिपक जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। संघनन। आप बोले कि लिक्विड से गैस में, लिक्विड टू गैस में किसी प्रक्रिया का होना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। या फिर पूछे वेपोराइजेशन किसका एग्जाम्पल है? वेपोराइजेशन किसका एग्जाम्पल है? या फिर वाष्पीकरण किसका एग्जाम्पल है? वाष्पीकरण के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है? तो हम बोलेंगे लिक्विड टू गैस, यानी कि लिक्विड टू गैस, द्रव का गैस में चेंज होना इवेपोरेशन कहलाता है। कैसा लगा बच्चों आपको आज का सेशन? थैंक यू।